जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, KF2 का है आज हमारा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, कल हमारा चैप्टर नंबर जो बेसिक्स का था, इनकम टैक्स का पहला चैप्टर और बुक का चैप्टर नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया था और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे करने को। किए? अब्दुल्ला आपने किए? जी फवाद आपने किए? क्यों किए? जी बच्चे आपने किए? जी बच्चे आप तो नहीं। जी बच्चे आपने किए? जी आप लोगों ने किए? अच्छा, ये जो है ना, अब क्वेश्चन सामने रखे। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 रखे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखे। नोट्स है सबके पास? आपने अभी तक नोट्स का प्रिंट नहीं करा है? जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 7। जी पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 7। जी देखे, रिक्वायरमेंट देखे, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय मार्गरेट फॉर कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशंस ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। ठीक हो गया। Margaret, a German national, was employed as a technical manager of Pfizer Chemical Limited, a resident company, on 1st October 2010 for a term of 2 years. ठीक है, under the terms of employment। अच्छा, अब बच्चों पहली बात, आपने सबसे पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ना है और रिक्वायरमेंट समझना भी है। ये रिक्वायरमेंट पढ़े आप। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स, अंडरलाइन करो। डिस्कस को भी अंडरलाइन करो और द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स को भी अंडरलाइन करो। डिस्कस को भी अंडरलाइन करो, टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय मार्गरेट कंडक्टिंग द वर्कशॉप सेशन ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। जी क्वेश्चन पेपर के ऊपर टैक्स ईयर ड्रॉ करते हैं। टैक्स ईयर कौन सा है बच्चों? हमेशा टैक्स ईयर कौन सा मांगा है? तो कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2011 टू 12। क्यों हो गया बच्चों? क्लियर? ये लाजमी ड्रॉ करना है हर क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया करे। जी मार्गरेट, अ जर्मन नेशनल, वाज एम्प्लॉयड एज अ टेक्निकल मैनेजर ऑफ फाइजा केमिकल्स लिमिटेड, अ रेजिडेंट कंपनी, ऑन 1st October 2010 फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। ठीक करे, मार्गरेट को एक जर्मन नेशनल है, उसको पाकिस्तान में 2 सालों के लिए एक कंपनी में एज अ टेक्निकल मैनेजर अपॉइंट किया गया है। Under the terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations. During tax years, she conducted 3 workshop sessions, the detail of which are as follows। मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ तक आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चला है कि मार्गरेट क्या है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। कैसे? देखो, मार्गरेट पाकिस्तान में आया है या आई है? आई है। शी है ना, आई है। ठीक है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और पाकिस्तान में आने का रीजन क्या है? जॉब, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 2 कंडीशन थे, समझ आ रही है? तो 2 कंडीशन। अब ऊपर रिक्वायरमेंट पढ़े। रिक्वायरमेंट क्या मांगा है? डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स। ठीक है, कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ठीक हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसने कहा डिस्कस। 2 तरह के अल्फाज वो यूज करता है अक्सर सिनेरियो बेस्ड में, या तो डिस्कस लिखेगा या फिर आपसे मांगेगा कंप्यूट। क्या मांगेगा?
कंप्यूट। डिस्कस का मतलब क्या है? डिस्कस का मतलब यह है कि मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में आपने आंसर करना है। कौन से फॉर्म में? स्टेटमेंट फॉर्म। ओके हो गया बच्चों? कौन से फॉर्म में करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में। सही है। कंप्यूट का मतलब क्या है कि आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है, मतलब फिगर्स में आंसर करना। तो यहां पे क्या मांगा है? डिस्कस मांगे। क्या चीज? अमाउंट्स रिसीव्ड, जो इसने पैसे रिसीव किए हैं ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था कि जनाब देखो नॉर्मल रूल, रेजिडेंट होगा तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। ये था। रेजिडेंट होगा तो फॉरेन सोर्स 4 केसेस में एग्जिम्प्ट होगी। कितने केसेस में? 4 केसेस में। कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी और ओके हो गया। अब टैक्स ईयर क्यों ड्रॉ किया था यहां पे समझिएगा बच्चों। मार्गरेट पाकिस्तान कब आई है बताओ? 2010 आई है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। मतलब 30 सितंबर 10, 11, 12 2012 तक ये कहां पे है? पाकिस्तान। ओके हो गया? थी पाकिस्तान में थी। ओके। अब देखो उधर गौर कीजिएगा, टैक्स ईयर ड्रॉ करना क्यों जरूरी? समझ आ रही है? ये किसका स्टे है? ये किसका स्टे है? किसका स्टे है बच्चों? मान। अब देखो हमारा टैक्स ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां कहीं से, यही कहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है ना। 1 जुलाई 2011 से लेके यही कहीं तक ना बच्चों। ठीक हो गया ना? मतलब हमारा टैक्स ईयर पूरे का पूरा, जो हमारा जिस टैक्स ईयर का हमसे मांगा था उस टैक्स ईयर में पूरे 365 दिन मार्गरेट पाकिस्तान में थी। बोलो ना, जवाब दे दिया। समझ आ रही है? तो जब पूरे साल पाकिस्तान में थी तो क्या बन गई? रेजिडेंट। इन एक्सेप्शंस के लिए, 4 एक्सेप्शन के लिए रेजिडेंट का होना, बार बार कह चुका हूं, रेजिडेंट का होना मस्ट है। क्योंकि एक्सेप्शन किसका है? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स। नॉर्मल रूल क्या है? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स क्या होगी? टैक्सेबल होगी। तो एक्सेप्शन क्या बन जाएगा? रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बच्चों क्लियर है? अब हमें पता चल गया ये कौन सा क्वेश्चन था? 7। सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डिफिनीशन लिख दो। क्या लिख दोगे बच्चों? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की डिफिनीशन। अब एन इंडिविजुअल shall be considered a short-term resident if number A if को इधर ले, if he or she is present in Pakistan only by reason of जॉब या एम्प्लॉयमेंट। ओके हो गया बच्चों? हाँ। एंड his her stay is not more than 3 years। ओके हो गया बच्चों? बोले क्लियर है? ठीक है। ये पूरा प्रोविजन लेके अभी मैं मार्गरेट का जिक्र ही नहीं कर रहा, मार्गरेट का जिक्र ही नहीं कर रहा, जो
6 नंबर है ना, 6 नंबर कैसे पूरे करने हैं? बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर देते हैं। जवाब को आपने सपोर्ट करना है, जस्टिफाई करना है प्रोविजन के थ्रू। इसके नीचे जो मैं चीजें लिखूंगा ना, वो मैं इसके मुताबिक लिखूंगा। समझ आ रही है? लिखें फॉरेन। अच्छा, जब मैं प्रॉपर सोल्यूशन लिख रहे हो ना, मैं तो वैसे, तो फिर आपने एब्रिविएशन यूज नहीं करना। हाँ, बराबर बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे ये सीख लो, हाँ, ये फिर मैं आगे नहीं सिखाऊंगा। कुछ बच्चे एंड की जगह ये लिख देते हैं, ये गलत है बच्चों, ठीक है। एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, शॉर्ट फॉर्म्स यूज, या तो किसी का गिवन हो नोट्स में, ऑर्डिनेंस में, फिर आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूज हो फॉरेन सोर्स इनकम of a short-term resident is exempt from tax if he or she did not bring or receive his her foreign source income in Pakistan। ओके ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है ना? हाँ, अब इधर लिख दोगे इन द गिवन scenario Margaret is a short term resident। अच्छा, बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है ना 2 साल के, भाई ऊपर लिख दिया ना, क्यों आप कह रहे हो, ऊपर बता दिया, उसके मुताबिक एग्जामिनर देख लेगा कि अच्छे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। आपने ऊपर बता दिया ना, तो आपने उस पर डिसीजन ले लिया कि मार्गरेट क्या है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। ओके हो गया बच्चों, ठीक है। या ये लाइन आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब यहां इससे भी ऊपर, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के डिफिनीशन के मार्गरेट इज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एंड शॉर्ट टर्म रेजिडेंट मींस डिफिनीशन लिखते। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है? अब आ जाए जो उसको पेमेंट्स मिली है उसकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं। पहला, वर्कशॉप सेशन इन लाहौर कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है? पाकिस्तान। तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स एग्जेम्प्ट होती है कि पाकिस्तान? ये लिखा हुआ है। कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? फॉरेन सोर्स। कौन सी एग्जेम्प्ट होती है? फॉरेन सोर्स। तो पहला क्या है? वर्कशॉप सेशन इन लाहौर। ओके हो गया? हाँ, दिस अमाउंट shall be totally taxable as this is Pakistan source income। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है ना? बार बार करने को, उसको आपने बता दिया कौन सी एग्जेम्प्ट होगी, फॉरेन सोर्स। कौन सी वाली? जो ना तो पाकिस्तान लेके आएगा ना पाकिस्तान में रिसीव करेगा। जी अगला, वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, a fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account। फॉरेन सोर्स है ना बच्चों, कौन सा सोर्स है? क्या पाकिस्तान लेके आई है? तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। दिस अमाउंट shall be exempt from tax। बस, ज्यादा नहीं, समझ आ रही है? अगर साथ लिखना है कि she did not bring or receive this amount
पाकिस्तान, या ये साथ लिखना है कि दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम, तो बस ठीक है, नहीं लिखना इज दिस इज फॉरेन सोर्स इनकम and she did not bring or receive this amount in Pakistan। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? एग्जैक्ट। अगला वर्कशॉप सेशन इन दुबई, कौन सा सोर्स है? फॉरेन। A fee of $20,000 was remitted to her bank account in Karachi, है तो फॉरेन सोर्स, लेकिन कौन सी वायलेशन हुई? रिसीव किया है, तो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। वर्कशॉप सेशन इन दुबई, जी, this amount shall be taxable as this is a foreign source income, but she received this amount in पाकिस्तान। ओके बच्चों क्लियर हो गया? ये एक प्रॉपर तरीका है, फॉर्मेट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस चैप्टर में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ वो क्वेश्चंस थे सिनेरियो बेस्ड जो हमने उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको सिखाया। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो कितना सिस्टमेटिक, ठीक है, सीक्वेंस में, कहाँ से टू द पॉइंट, ठीक है। 6 नंबर है, ये तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ और लिख भी रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन जो है ना जितना मैंने लिखा है मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम 3 से 3.5 मिनट में इतना आप लिख सकते हो आराम से। जिसका इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है तो 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट अगर आपने क्वेश्चन पे सोचा ना कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ने में, सोचने में और प्लान करने में कि मैं क्या लिखूंगा, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, जल्दी नहीं करनी। कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दबाज होते हैं, क्वेश्चन अभी पढ़ रहे होते हैं और आंसर शीट जो है ना वो उस पे हाथ रखा होता है, ठीक है। जब तक आपने क्वेश्चन को समझा नहीं, आप 1 पेज नहीं आप 100 पेजेस लिखते हैं, गलत लिख ले तो उस पर तो नंबर नहीं मिले। आप आधा पेज लिख लें, हो सकता है आपको उस पर नंबर मिल जाए। समझ आ रही है? तो ज्यादा लिखने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ करेक्ट लिखना, टू द पॉइंट लिखना, और अगर आप इसको जितना एक्सप्लेन करोगे ना, 2 पेजेस पे एक्सप्लेन करोगे, नंबर आपको 6 से ज्यादा नहीं मिलने। समझ आ रही है? तो और टू द पॉइंट लिखोगे फिर भी आपको 6 से ज्यादा नहीं मिलने, ना कम मिलने। समझ आ रही है बच्चों? चले नोट करें, शाबाश इसको। जी बच्चे, किसी बच्चे का क्वेश्चन था? जी अज़म नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देते हो तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाता है। हेडिंग के स्टाइल्स मैंने जो पिछले पास पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, उसमें मैंने बताया था आपने कौन सा एडॉप्ट करना है आज से, जिसके सारे लेटर्स किस में हो, कैपिटल में हो, ठीक है। इसको आदत बना ले आज से। अगर आप देते हो तो वेल एंड गुड, नहीं देते फिर भी कोई मसला नहीं। चले नोट करें, शाबाश। पिक्चर्स नहीं बनानी, इसको रजिस्टर पे नोट करें। जिन्होंने ये क्वेश्चन समझ लिया अब वो क्वेश्चन नंबर 11 करे। अब्दुल्ला वाला है 11 है ना, शाबाश, वो सॉल्व करे। वो ये नोट कर लो, समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओ। ब्लैक सिर्फ ब्लैक अलाउ, ब्लू नहीं अलाउ। ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक मार्कर, ये 3 चीजें अलाउ।
ठीक है, हेडिंग के लिए ब्लैक मार्कर, लेकिन वो आप बच्चे नहीं हो, मार्कर शार्कर नहीं, आज से सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट अपने पास रखो, आदत बनाओ, ब्लू और बाकी कलर्स के परचेज ही ना करो, तो आपकी आदत बन जाएगी। मेरा एक स्टूडेंट था, तकरीबन तीन एक अटेम्प्ट पहले, ठीक है, उसने मुझे कॉल की पेपर वाले दिन, तकरीबन कोई 11:30 बजे। मैंने कहा ओए तू क्या कर रहा है, आज तो पेपर था? तो पेपर नहीं, कहते सर मैंने बस अभी 5 मिनट हुए निकला हूँ। मैंने कहा क्यों? अच्छा बच्चा था, अगली अटेम्प्ट में उसने पास कर लिया, तो उस अटेम्प्ट में भी पास होना था। मैंने कहा क्यों? कहते सर मैं तकरीबन 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था ब्लू बॉल पॉइंट। तो अब कैंसिल करता और फिर स्टार्ट से शुरू करता, तो आधा घंटा था या पौना घंटा था, उसमें मैं पेपर कंप्लीट तो नहीं कर सकता था, तो बस मैं निकल आया। ठीक है, तो आपका पेपर कैंसिल होगा कंप्लीटली। कोई ये नहीं कि आपको चांस दिया जाएगा, ईमेल आएगा लेटर के अगली बार इख्तियार कर, कैंसिल। अगर आपने ब्लैक पे नहीं लिखा, ब्लू पे लिखा, तो क्योंकि आपकी मार्किंग जो है ना वो ई मार्किंग होती है। कौन सा? ई मार्किंग। ई मार्किंग के लिए जो उन्होंने सॉफ्टवेयर या जो भी चीज सेट किया है वो ब्लैक के साथ ही सेट हुआ होता है। समझ में आ रही बात? तो वो आपका मसला हो जाएगा। सही है ना? चल शाबाश, इसको नोट करें। और अगला क्वेश्चन जो है वो जेल पेन, हाँ मेरे ख्याल में लाओ। असल में हमारे टाइम पे ये चीज नहीं थी ना, हम तो करते थे यूज। ठीक है, तो वो अच्छा, इन बातों का भी वैसे कोई फायदा भी नहीं। ये जब हम एग्जाम के करीब जाएंगे ना, फिर सिर्फ उन 3 घंटों पे एक सेशन में रखूंगा, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ओके, उसमें मैं आपको वीडियो भी चला के दिखाऊंगा जो ICAP की वीडियो है, और वो सारी चीजें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक पेज पे क्या लिखना है, एक पेज पे एक से ज्यादा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इंशाल्लाह एग्जाम के दिनों के करीब करेंगे। चले शाबाश बच्चों, ये क्वेश्चन नोट करें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें मिस्टर अब्दुल्ला वाला। शाबाश शाबाश शाबाश। जी बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर अब्दुल्ला, रिक्वायरमेंट पढ़े। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला अंडर द कंपनीज टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2009 एंड 10। क्या बताना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। कितने मार्क्स है? 2 नंबर है। इस रिक्वायरमेंट के कितने मार्क्स है? 2। ठीक है, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, अंडरलाइन करो। ऊपर क्या था? डिस्कस। इधर क्या है? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर अब्दुल्ला फॉर द टैक्स ईयर्स 2009 एंड 10। दोनों सालों की टैक्सेबल इनकम भी आपसे रिक्वायर की है। तो सबसे पहले ये पढ़िएगा, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। शाबाश मिस्टर अब्दुल्ला, टेस्ट पढ़ो ना, मैं भी पढ़ूं आपके साथ। इधर देख, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखे। मिस्टर अब्दुल्ला, एन एम्प्लॉय ऑफ अ मलेशियन बेस्ड कंपनी हैज बीन असाइंड टू वर्क इन कराची इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. द इनिशियल असाइनमेंट ऑफ 2 years commenced on 1st March 2009 and would be extended subject to mutual। जी क्या है, यहाँ तक क्या पता चल रहा है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अभी कितने सालों का है? 2। और पाकिस्तान आया हुआ है किस वजह से? जॉब की वजह से। मिस्टर अब्दुल्ला, रिम्यूनरेशन तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, सेम यही क्वेश्चन है बच्चों। इधर सुनिएगा, यहां तक जो है ना आंसर में कोई फर्क नहीं आना। कहां तक? ये किसका बता रहा हूं? दो है ना 11। ये कौन से पार्ट का बता रहा हूं? बी का। किसका बता रहा हूं? बी का। और टैक्स ईयर कौन सा है वो मैं साथ लिखता हूं, पहले आ जाए, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। कब आ रहा है? और टैक्स ईयर कौन कौन से हैं हमारे? 9 और 10। दोनों टैक्स ईयर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस भी मांगा है और टैक्सेबल इनकम भी मांगी है। कहां से स्टार्ट होगा? 30 जून 2000
9 ये 1 जुलाई 2009 to 30 जून 2010। ओके हो गया बच्चों क्लियर? अब बताएं पढ़े क्या है मिस्टर अब्दुल्ला, पाकिस्तान कब आ रहे? हाँ 1 मार्च 2009 को। ओके हो गया? कितने साल का स्टे है? 2 साल का। तो 28 फरवरी 2011 तक पाकिस्तान में होगा। हाँ अब इधर आ जाए, ईयर टैक्स ईयर ड्रॉ करना क्यों जरूरी है? देखो 1 मार्च 2009 हमारे टैक्स ईयर में यही कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ना? हाँ तो यहां से यहां तक काउंट करें, कैलकुलेटर निकालें। मार्च में कितने दिन स्टे किया पाकिस्तान में? 31 डेज। मार्च में कितने दिन स्टे किया? 31 प्लस अप्रैल 30 प्लस मई 31 प्लस जून 30, कितने हो गए? 122। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट में क्या बताना है बच्चों? बच्चों क्या बताना है? स्टेटस। आप अभी ना करें, हाँ आपने सीक्वेंस में करना है, पहले ये करना है फिर उधर जाना है। ठीक है जी, क्या बताना है? रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला टैक्स ईयर में कितने दिन था? टैक्स ईयर 2009 में कितना दिन स्टे है? हाँ 122। तो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट एज फिजिकल स्टे। कितने नंबर है इसके? 1। 2 टैक्स ईयर्स है ना, तो सिर्फ 9 के कितने हैं? 1 नंबर। 1 नंबर के लिए कहानियां नहीं लिखनी बस। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एज फिजिकल स्टे इज लेस देन 183 डेज। ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 इज इक्वल टू। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस हमने रमीज का वो क्वेश्चन भी किया था यार। हाँ तो उसमें कितनी डिटेल्स थी, क्योंकि वो 7 नंबर का क्वेश्चन था। ये कितना नंबर है? नहीं, वो 2 नंबर का था। ये कितने का है? 1 का। समझ आ रही है? तो इतना डिटेल में। अब आ जाए 2010 में, ये यहां आया है, जा कहां रहा है? 2010 के बाद जा रहा है ना, तो मतलब टैक्स ईयर 2010 में इधर तो क्या था? टैक्स ईयर 2010 में पूरा साल पाकिस्तान में था, तो 2010 का क्या बना? ओके हो गया बच्चों, क्लियर है कि नहीं? टैक्स ईयर 2010 रेजिडेंट एज फिजिकल स्टे is more than 183 days। ओके हो गया बच्चों, क्लियर? ये कौन से का जवाब था? ए रिक्वायरमेंट का। कौन से का? ए रिक्वायर। अब बी पे आ जाए। मैं वो बी का जो है ना पहला पार्ट 9 जो है ना पार्ट बी, इधर आ जाए, इधर सुन। अब क्या करना है? रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। पहले किसका कर लेंगे बच्चों? पहले कौन से टैक्स ईयर का करेंगे? 2009 का। किसका बच्चों? टैक्स ईयर 2009 का। जी बताए, टैक्स ईयर 2009 में क्या है बंदा? तो नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? पाकिस्तान सोर्स। तो पाकिस्तान सोर्स निकाल, कौन कौन से हैं 9 में? पाकिस्तान सोर्स कौन कौन सी है? हाँ पाकिस्तान सोर्स 2009 की कितनी है? हाँ 57 लाख 50,000। और फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी?
एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्यों? फॉरेन सोर्स इनकम, इसके लिए आपने नोट 1 लिखना है, ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ओके हो गया बच्चों? तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 57। कितने पे टैक्स देगा? टैक्स ईयर 2009 पे कितने इनकम पे टैक्स देगा? 57,50,000। ओके बच्चों, बोले? नोट 1 में क्या लिखना है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे। फॉरेन सोर्स is exempt from tax, income, foreign source income is exempt from tax of a non-resident person। ओके बच्चों जी। अब कौन सा आ गया? टैक्स ईयर 2010 जी। टैक्स ईयर 2010 में क्या है? रेजिडेंट है, लेकिन कौन से वाला? शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की भी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। पाकिस्तान सोर्स क्या होती है? टैक्सेबल। जी, पाकिस्तान सोर्स बताए कितनी? हाँ, गुर्बत के मारे लोगों, गरीब लोगों, कभी 500 से ज्यादा दे के हो तो पढ़ सको ना। 2000 पाकिस्तान सोर्स 1,72,00,000 17.25 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है ना पाकिस्तान सोर्स। फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी? वजह शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कहाँ पे? नोट 2 में। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? ओके बच्चों, क्लियर? ये आ गया नोट 2। ये क्या आ गया बच्चों? नोट 2 जो इसके नीचे आएगा। ठीक है, वहां पे क्या था? मार्गरेट था, यहाँ पे कौन है? ओके हो गया? ये आपका था आंसर नंबर 11। समझ आ गया है? दोनों हमने कॉन्सेप्ट देख लिए कि डिस्कस हो तो सेम क्वेश्चन है दोनों। हाँ, 7 और 9 डेटा सेम है, डेटा सेम है, लेकिन उसका आंसर देके और इसका आंसर देके, उधर आंसर अलग था क्योंकि डिस्कस था, यहाँ पे आंसर अलग है क्योंकि कंप्यूट का लफ्ज इस्तेमाल किया। ओके बच्चों, चले मुझे दे दे। मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है इंशाल्लाह। इसका हाँ, मंडे को टेस्ट होगा। अभी होम असाइनमेंट कल के लिए नोट करें। कल के लिए होम असाइनमेंट 18 का पार्ट बी, 18 का पार्ट बी, ठीक है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 ये कल के लिए होम असाइनमेंट है। ये 2 क्वेश्चंस पहले बच्चों समझने हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये घर जाके ये 3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।